हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज क्रिएचर। सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका चेहरा आधा जला हुआ होता है, जो देखने में एक क्रिएचर की तरह लगता है। और वो जिया नाम के एक आदमी को अपने कंधे पर उठाकर बर्फ की पहाड़ियों की तरफ ले जा रहा होता है। उसी पहाड़ी पर कुछ सैनिक भी होते हैं जो रात को रुकने के लिए कैंप लगा रहे होते हैं। वो आदमी उन सैनिकों के पास जिया को ले जाता है और उनसे कहता है कि इसका इलाज करो। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और अब सैनिक जिया का इलाज करने लगते हैं। सैनिक आपस में बात करते हैं कि उस आदमी का चेहरा आधा जला हुआ था, क्या वो कोई शैतान था? तभी जिया को होश आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, वो कोई शैतान नहीं था, बल्कि मैंने उसे दोबारा जिंदा किया है। ये सुनकर सैनिक हैरान हो जाते हैं। जिया सैनिकों को अपना नाम बताता है और सैनिकों के पूछने पर वो अपनी बैक स्टोरी बताता है। जिया जब छोटा था तो हम देखते हैं कि उसके घर पर एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम आसिया है। आसिया को उसके पिता जिया के पिता मुजफ्फर को सौंप देते हैं, ये कहकर कि उसकी माँ मर चुकी है और गरीबी होने की वजह से वो इसे पाल नहीं सकते। मुजफ्फर आसिया को अपने पास रख लेता है और अब जिया और आसिया एक साथ खेल रहे होते हैं। जिया आसिया को एक फल दिखाकर कहता है कि देखो, ये फल अब सड़ चुका है और इस कीड़े का खाना बन चुका है। ये कीड़ा इस फल को खाकर मिट्टी में मिल जाएगा और फिर इससे एक नया पेड़ निकल आएगा। इस पर आसिया बोलती है कि लगता है सिर्फ इंसान ही मरकर बीच में अटक जाते हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी माँ को मिट्टी में दफनाया था, लेकिन उसमें से कोई भी नई माँ नहीं निकली। और यहाँ पर जिया आसिया से कहता है कि मैं वादा करता हूँ तुम्हारी माँ मिट्टी से बाहर जरूर आएगी। आसिया की माँ को जिंदा करने के लिए जिया अब पुनर्जन्म की किताबें पढ़ने लगता है और इन किताबों को पढ़ते हुए जिया के पापा उसे देख लेते हैं। जिया के पापा उस किताब को फाड़ देते हैं, लेकिन जिया कहता है कि ये किताब उसके दिमाग में छप चुकी है। असल में जिया के पापा एक डॉक्टर होते हैं और वो जिया को भी एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं और इसीलिए जिया के पापा उसे साइंस की किताबें पढ़ने के लिए कहते हैं। अब इसी तरह से वक्त गुजरता जाता है और दोनों जिया और आसिया एक साथ बड़े हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को अपना सोलमेट मानने लगते हैं। एक दिन जिया एक किताब पढ़ रहा था जिसे उसके पिता देख लेते हैं। जिया के पिता उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली? तो जिया बताता है कि ये किताब मैंने इस्तानबुल से मंगवाई है। असल में वो किताब मरे हुए इंसान को जिंदा करने का जादुई तरीका बताती है। जिया के पापा कहते हैं कि ये सब बकवास है और तुम्हें इस तरह की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए और हकीकत जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जिया कहता है कि अगर ये सब कुछ सच हुआ तो इसके बाद उसके पिता उसे एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर कोलेरा बहुत ज्यादा फैला हुआ था। वो उसे एक लेडी से मिलवाते हैं जिसके चेहरे पर अजीब सा इन्फेक्शन हुआ था। जिया उस लेडी को छूने लगता है, लेकिन उसके पापा उसे छूने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन जिया अपने पापा से कहता है कि बीमार को छूने से बीमारी नहीं फैलती और आप चाहते ही नहीं कि मैं बीमारी को गहराई से जानूं और आप सिर्फ दवाइयां बना रहे हैं जिसका असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हमें इलाज के नए तरीके ढूंढने होंगे। और अब कोलेरा चारों तरफ फैल चुका था और लोग मारे जा रहे थे। और दूसरी तरफ जिया की माँ की डेथ भी कोलेरा के आउटब्रेक की वजह से हो जाती है, जिससे जिया बहुत ज्यादा टूट जाता है। जिया अब एक आदमी को लेटर लिखता है कि तुम्हारे पुनर्जन्म की किताब में मुझे काफी इंटरेस्ट है और जब मैं इस्तानबुल आऊं तो हम मिलकर इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अब जिया इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए इस्तानबुल की तरफ निकल जाता है। जिया इस्तानबुल पहुंचकर उस आदमी से मिलता है, लेकिन वो आदमी उसे एक खाली किताब देता है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होता और उस किताब के बदले वो आदमी जिया से बहुत सारे पैसे हड़प लेता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अब जिया मेडिकल कॉलेज की तरफ जाता है, लेकिन रात होने की वजह से कॉलेज का गेट बंद था। जिया अपना सामान गेट के सामने रखता है और वहीं पर सोने लगता है। तभी उसे गेट के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जिया खिड़की से अंदर देखता है तो एक आदमी अकेला पढ़ा रहा होता है। वो कहता है कि जो भी मैंने पढ़ाया है उसे याद रखना, अगले हफ्ते एग्जाम है। जिया उसे देखकर समझता है कि वो आदमी पागल है और वो दोबारा वहीं पर सो जाता है। जिया जब सुबह उठता है तो उसके सामने एक खोपड़ी रखी होती है और उसमें एक लेटर फंसा हुआ होता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने देखा कि तुमने मुझे देखा। इसके बाद कॉलेज का गेट खुल जाता है और गेट खुलने पर जिया कॉलेज के अंदर जाता है और अपना एडमिशन करवाता है। इसके बाद जिया मार्केट जाता है जहाँ पर उसे हमदी नाम का एक आदमी मिलता है जो मार्केट में एक फूड शॉप चलाता है। जिया उसकी दुकान पर काम करने लगता है। एक दिन वहाँ पर एहसान नाम का एक आदमी आता है और ये वही आदमी था
जो कॉलेज में बिना स्टूडेंट के ही पढ़ा रहा था और इसी ने खोपड़ी में जिया के लिए एक लेटर रखा था। एहसान हमदी को बताता है कि मुझे वो आवाजें फिर से आ रही हैं और मेरा कॉलेज दोबारा से शुरू हो रहा है। जिया ये बातें चुपके से सुन लेता है और एहसान के जाने के बाद हमदी से पूछता है कि वो आदमी क्या कह रहा था। हमदी जिया को बताता है कि एहसान ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पेरिस में की थी और यहाँ आकर वो लेक्चरर बन गया था, लेकिन उसके तौर तरीके कुछ अलग थे जिसकी वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था। अगले दिन जिया अपने कॉलेज जाता है और कॉलेज की क्लास में प्रोफेसर से कहता है कि हमें इलाज के पुराने तरीके नहीं रटने चाहिए बल्कि इलाज के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। अब जिया की ये बात सुनकर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आता है और वो समझते हैं कि जिया उनकी इंसल्ट कर रहा है और इस बात पर जिया को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। इसके बाद जिया एहसान के पास जाता है। जिया एहसान को अपने बारे में बताता है कि उसे कॉलेज से किस तरह से निकाल दिया गया। अब यहाँ पर एहसान की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर एहसान कई लोगों के सामने लेक्चर दे रहा होता है और उनमें जिया के पापा मुजफ्फर भी शामिल थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एहसान जिया को पहले से ही जानता था, लेकिन उसने जिया को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इसके बाद हमें मुजफ्फर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुजफ्फर एहसान को एक लेटर लिखता है जिसमें लिखा था कि जिया आपकी तरह जिद्दी और इंटेलिजेंट है और वो वहाँ पर आ रहा है और आप उसका ध्यान रखना। अब यहाँ पर भी जिया को ऐसा लगने लगता है कि एहसान और जिया एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उन दोनों की एक दूसरे के साथ काफी अच्छी जम सकती है। अब जिया इस कोशिश में लग जाता है कि वो एहसान को किस तरह से इम्प्रेस करे। अब यहाँ पर एहसान जिया की हेल्प करता है और उसे कॉलेज में वापस एडमिशन दिलाता है और वो प्रोफेसर को उसकी पुरानी गलतियों के बारे में भी याद दिलाता है और जिया को स्पेल होने से बचा लेता है। अब जिया एहसान के और भी ज्यादा करीब हो जाता है और वो उसके घर के अंदर जाना चाहता है ताकि वो ये पता लगा सके कि प्रोफेसर एहसान कौन सी नई चीज पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिया घर में घुसने के लिए एक प्लान बनाता है। मार्केट में काफी चूहे घूम रहे हैं और वो लोगों को काट रहे थे जिसकी वजह से वहाँ प्लेग फैल रहा था। जिया एहसान से कहता है कि वो बीमार है और उसे चूहे ने काट लिया है। अब एहसान जिया को अपने घर के अंदर बुला लेता है ताकि वो उसका अच्छे से ध्यान रख सके। अब जब रात होती है तो जिया प्रोफेसर एहसान की ड्रिंक में नींद की दवाई मिला देता है जिससे प्रोफेसर गहरी नींद में सो जाएं और वो प्रोफेसर का स्पेशल लॉक रूम चेक कर सके। आखिर उस रूम में प्रोफेसर क्या बना रहे हैं। जिया जब उस रूम के अंदर जाता है तो वहाँ पर वो एक मशीन को देखता है जिसे देखकर जिया बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि प्रोफेसर एहसान और वो बिल्कुल एक जैसे हैं और उन्होंने उस किताब में बताई गई मशीन को बना दिया है जिससे लोगों को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जिया थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो देखता है कि प्रोफेसर एहसान एक पिग पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जबकि वो ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर करना चाहता था। अब जिया एहसान की बुक छुपा देता है और वो एहसान से कहता है कि वो उसकी बुक बनेगा क्योंकि जिया ने वो बुक पूरी याद कर ली थी और अब एहसान के आगे कोई और रास्ता नहीं होता और उसे जिया की हेल्प लेनी पड़ती है। जिया एहसान को बताता है कि आसमान से पहली रोशनी इस मशीन पर गिरेगी और जो बॉडी के दिल और दिमाग तक पहुंचेगी जिससे बॉडी दोबारा से जिंदा हो जाएगी। अब इसी के चलते वो दोनों एक डेड बॉडी अरेंज करते हैं और उसको जिंदा करने के लिए उन्हें ब्लड की जरूरत थी। जिया ब्लड लेने के लिए बाहर जाता है और एहसान को उसी डेड बॉडी के पास छोड़ जाता है। तभी लाइट मशीन पर स्ट्राइक करती है और उस रूम में पड़े हुए बारूद के कारण वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें एहसान की डेथ हो जाती है। जिया जब वापस आता है तो वो एहसान की डेड बॉडी को देखकर बहुत रोता है और अब वो एहसान की बॉडी को उस मशीन पर रख देता है और वो ब्लड की जगह पर अपना ब्लड यूज करता है। तभी आसमान से लाइट उस मशीन पर पड़ती है और एहसान वापस जिंदा हो जाता है। लेकिन वो एहसान नहीं बल्कि कोई और ही क्रिएशन थी। एहसान की बॉडी में 100 आदमियों जितनी ताकत आ जाती है लेकिन उसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। जिया एहसान को पीछे की जिंदगी याद दिलाने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। अब जिया एहसान को ऐसे ही छोड़कर वापस अपने घर जाने का डिसाइड करता है। साथ ही वो ये भी डिसाइड करता है कि वो अब अपना सपना छोड़ देगा, मतलब वो मेडिकल लाइन छोड़ देगा। दूसरी तरफ हम आसिया और मुजफ्फर को देखते हैं जो कि जिया से मिलने के लिए इस्तांबुल आ चुके हैं। वो दोनों जिया के एक फ्रेंड से मिलते हैं
जिससे उन्हें पता लगता है कि जिया वापस अपने घर जा चुका है, जबकि जिया अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था। दूसरी तरफ एहसान ये जानने की कोशिश में लगा हुआ था कि आखिर वो है कौन, क्योंकि एहसान जहाँ पर भी जाता था तो लोग उसे देखकर डर जाते थे और उसे अलग अलग नामों से बुलाते थे। अब एहसान अपना फेस कवर करके लोगों की मदद करने लगता है, साथ ही वो जिया की तलाश भी करता है। एक दिन एक सर्कस के मालिक की नजर एहसान पर पड़ती है और वो उसे अपनी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए बोलता है। एहसान जब उसके थिएटर जाता है तो वो नोटिस करता है कि बाकी के सभी लोग उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं, जिसे देखकर एहसान बहुत खुश होता है। साथ ही एहसान अपनी ह्यूमन लाइफ भी समझने लगा है। अब वो थिएटर के लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने लगा है। अब एक दिन एहसान जब सर्कस का शो परफॉर्म कर रहा होता है तो एक बच्चा उसका मास्क उतार देता है और सभी लोग उसे देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन उसकी थिएटर फैमिली उसे समझाती है और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस थिएटर के लोगों को परेशान करने लगती है। तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी अपनी गन निकाल लेता है थिएटर के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन थिएटर के लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि एहसान उनके साथ क्या करेगा। थिएटर के लोग एहसान को वहां से भगा देते हैं ताकि पुलिस एहसान के साथ कुछ भी गलत न कर सके। अब एहसान फिर से अकेला हो जाता है और वो फिर से पहाड़ों की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर उसे एक बूढ़ी लेडी मिलती है जो एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ रह रही होती है, जिसका नाम अस्मा है। अस्मा को गांव के लोगों ने गांव से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उनका मानना है कि अस्मा ने गलत काम किया है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है, जबकि असल में अस्मा के कजन ब्रदर ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, जिसकी वजह से अस्मा आज प्रेग्नेंट है। अस्मा के घर वाले अस्मा को जान से मारना चाहते हैं और वो यहाँ पर इस बूढ़ी औरत के साथ छुपकर रह रही है। अस्मा बूढ़ी औरत को बताती है कि अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही जलाने के लिए लकड़ियाँ हैं, और ये बात एहसान सुन लेता है और वो उनके लिए एक खरगोश और कुछ लकड़ियाँ लाकर उनके घर के सामने रख देता है। अगले दिन वो बूढ़ी औरत एहसान के पास जाती है और उसका फेस छूकर उसका शुक्रिया अदा करती है। वो बूढ़ी औरत एहसान को वहीं रहने की इजाजत दे देती है। बूढ़ी औरत अस्मा को एहसान के बारे में बताती है और उसके चेहरे के बारे में भी बताती है, लेकिन अस्मा का ये मानना है कि एहसान का चेहरा कैसा भी हो लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। यहाँ पर अस्मा और एहसान में अट्रैक्शन होने लगता है। अब अस्मा की डिलीवरी का टाइम आता है और एहसान उसकी डिलीवरी कराने में मदद करता है, और तभी अस्मा एहसान का चेहरा देख लेती है, लेकिन अस्मा को उसके चेहरे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अब वो दोनों मिलकर उस बच्चे को पालते हैं और एहसान भी अस्मा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ अस्मा के रिश्तेदारों को पता चल जाता है कि अस्मा और कहीं नहीं बल्कि इसी गाँव के बाहर छुपी हुई है, और वो अस्मा को मारने के लिए उसी बूढ़ी औरत के घर पर आ जाते हैं और एहसान के आने से पहले ही वो अस्मा को गोली मार देते हैं और अस्मा वहीं पर मर जाती है। एहसान ये देखकर वहाँ पर आए हुए सभी लोगों को खत्म कर देता है। अब एहसान अस्मा को लेकर वहाँ से निकल जाता है और उस बूढ़ी औरत से कहता है कि जब तक मैं ना आऊँ तुम इस बच्चे का ख्याल रखना, और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम सबका ख्याल रखूंगा। दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है, जो अपनी फैमिली को बताता है कि वो मेडिकल लाइन छोड़ चुका है और वो आसिया से शादी करना चाहता है, जबकि जिया के पापा को ऐसा लगता है कि जिया किसी का मर्डर करके यहाँ पर आया है, लेकिन जिया अपने पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ एहसान अस्मा को लेकर जिया के गांव की तरफ निकल जाता है। वो जिया की मदद से उस मशीन को दोबारा बनाना चाहता है जिससे अस्मा दोबारा जिंदा हो सके, और वो उन्हीं बर्फ की पहाड़ियों पर जाता है और वहां पर अस्मा को दफना देता है। अब हम देखते हैं जिया और आसिया की शादी होती है और उसी दिन एहसान वहां पर पहुंच जाता है। वहां आकर वो आसिया को किडनैप कर लेता है और जिया से कहता है कि उसे मशीन बनाने में उसकी मदद करनी होगी, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो आसिया को जान से मार देगा। इसके बाद जिया ना चाहते हुए भी एहसान की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और एहसान जिया को अपने साथ ले जाते वक्त आसिया से कहता है कि अगर उसने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वो जिया को हमेशा के लिए खो देगी। साथ ही अब जिया को भी ये रियलाइज होने लगा था कि उसने एक मॉन्स्टर बनाया है। इसके बाद जिया और एहसान उन बर्फीली पहाड़ियों की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर एहसान जिया को अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि वो किस तरह से अस्मा से मिला और कैसे अस्मा को गोली लगी। और इसी दौरान कोल्ड वेदर की वजह से जिया बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है और यहाँ पर एहसान को ये समझ आता है कि जिया को सिर्फ वही सोल्जर बचा सकते हैं जो यहाँ पर खजाना ढूंढने के लिए आए हैं। और यहाँ पर
वही सीन आता है जो हमने सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था। एहसान उन सैनिकों से ये वादा करता है कि अगर तुमने जिया को ठीक कर दिया तो खजाना मैं तुम्हें ढूंढ कर लाकर दूंगा। अब वो सैनिक जिया को ठीक करने लगते हैं और एहसान खजाना ढूंढ कर लाकर उन्हें दे देता है, लेकिन सैनिक खजाने को देखकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। और इसी बीच जिया उनके सामने आ जाता है और जिया को गोली लग जाती है और एहसान ये देखकर टूट जाता है, क्योंकि आसिया ने उसे जाते जाते ये कहा था कि वो कुछ भी करे लेकिन जिया को उसके पास वापस सही सलामत लेकर आए। और अब एहसान ये प्रॉमिस नहीं निभा पाएगा और जिया के साथ साथ अस्मा भी कभी वापस नहीं आ पाएगी। अब जाते जाते एहसान कैप्टन से कहता है कि इस खजाने में से थोड़ा सा शेयर आसिया और थोड़ा सा शेयर उस बूढ़ी औरत तक जरूर पहुंचा देना। एहसान जाते जाते सभी को ये मैसेज दे जाता है कि वो मॉन्स्टर होकर भी एक मॉन्स्टर नहीं है और असल में मॉन्स्टर एक इंसान है। और यहीं पर ये सीरीज का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियोस के एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।